Hello, Assalamu alaikum, and welcome to online session. Today we will be discussing some concepts about mechanics of material. अभी तक जो हमने पहले स्टडी कर चुके हुए हैं उसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिसमें हमने नॉर्मल स्ट्रेस को देखा, जिसमें हमने शेयर स्ट्रेस को देखा, थोड़ा सा डेफिनेशन स्ट्रेंस के बारे में देखा कि एक्चुअली वो होता कैसे है और उसकी क्या वर्किंग है। ठीक है, तो अब फाइनली हम इस स्टेज पे हैं कि हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रेसेस को और बाकी जो उसके एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं उनको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि हमारे पास क्वेश्चन करने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, तो हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल में। अब यहाँ से हम 1.4 से शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन सेशन में, और इंशाल्लाह जब फिजिकल होगा तो उसमें फिर जहाँ पे हम एंड करेंगे वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1.4 है टॉपिक एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन एन एक्सिली लोडेड बार। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन बार एज वेल एज बीम्स। तो अभी हम जो पहले डिस्कशन करेंगे वो बार्स पे है, उसकी देखते हैं कि क्या वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्ट्रेसेस की। जब आप फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स होगी, तो उसकी वजह से इंटरनली कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगी और उसी रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस कहा करते हैं, और उस स्ट्रेस को अब हम एक्चुअली फॉर्मुलेट कर रहे हैं और वो देखते हैं कि वो एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा साथ साथ रीड भी करूंगा ताकि कुछ थ्योरी भी आपको पता चलती रहे, और बाकी जो है वो आगे चल के तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वो कहते हैं कि वी विल नाउ डिटरमिन द एवरेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिंग ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन एक्सिली लोडेड बार। ठीक है, एक्सिली लोडेड बार का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सिस, जो आपका एक्सिस है उस पे आपने देखो, एक होता है यूनी एक्सिल, एक होता है बाई एक्सिल। ठीक है, तो वो कहता है ये एक्सिस पे ही हम जो है वो कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। यानी कि जैसे आप इसको यूं समझ लें कि अगर मैं यहाँ से समझाना चाहूँ, ठीक है, तो एक ये मेरे पास अगर बार है ना, ठीक है, तो आपके एक तो ये वाले एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है। जैसे कि ये इसको मैं अगर कंसीडर करूं तो मेरे पास ये y हो जाएगा, इसको कंसीडर करूं तो मैं ये x हो जाएगा, और एक बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तो उसको मैं कह लूंगा कि ये मेरे पास फर्ज करें z है। तो अब वो कहता है कि आप कोई भी फोर्स लगाएं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स उसमें कोई भी लगाएं, तो वो जो है ना वो एक्सिस पे हो। ठीक है, मतलब इन अ सेंस कि अगर आपने कोई फोर्स लगानी है तो इस एक्सिस पे अलोंग दिस एक्सिस लगा दें, या अलोंग दिस एक्सिस लगा दें, या अलोंग दिस एक्सिस लगा दें। ठीक है, तो वो कहता है कि इसको कहते हैं एक्सिली लोडेड बार। ठीक है, क्योंकि वो एक्सिस पे ही बनाया गया है। ठीक है, जो आपके प्री डिफाइंड एक्सिस हैं वो उसी के ही अलोंग आपने उसको बनाया है। तो ये एक बेसिक चीज है जिससे वो अपने डिस्कशन स्टार्ट करता है और वो फिर आगे मूव करेगा। एक्सिल लोडेड बार एज शोन इन द फिगर 1.212a, ये मेरे पास 1.12 का ए है। तो आप इसमें देखें कि ये जो मेरे पास बार है ये एक्सिली है, इसके ऊपर जो है वो अलोंग द एक्सिस एक लोड क्रिएट किया गया है, पी है, तो ये इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा होगा, इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा होगा, यहाँ से इधर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और इसकी डाउनवर्ड्स दोनों तरफ इसकी लगा रहा है ताकि आपको एक्चुअली वर्किंग बता सके कि क्या होगा। ठीक है, 1.2 specifically the cross section is the section taken perpendicular to the longitudinal axis। ठीक है, तो वो कहता है क्रॉस सेक्शनल क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर लेंगे किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बार के। ठीक है, अब जिस तरह अगर फर्ज करो जिस तरह ये है ना मेरे पास, तो वो कहता है कि यहाँ से कट करना है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। आप सेक्शन लें और आप देखिए कि एक्चुअली ये इस पर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी आप यहाँ से काटेंगे तो इसका डिफरेंट सिनेरियो बनेगा, और अगर आप पी इसमें ऐसे लगा रहे हैं तो ये रीजन ऑफ यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन ऑफ द बार है। ठीक है, ये इस तरह एक्सटेंड हो रहा होगा। अगर ये अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपने इसको यूनिफॉर्मली लोड करना है। यूनिफॉर्म लोड करेंगे तो ये डिफॉर्मेशन जो है या ये इलोंगेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना है। सिंस द बार इज प्रिज्मेटिक ऑल क्रॉस सेक्शंस आर सेम थ्रू आउट इस सेक्शन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इसका सेक्शन कर दें, ठीक है, अगर आप इसका सेक्शन कर दें, यहाँ से अगर फर्ज करो यहाँ से मैंने सेक्शनिंग कर दी है,
यहाँ से मैंने सेक्शनिंग कर दी है, इसको मैंने यहाँ से सेक्शन कर दिया, काट दिया। तो ये जो है, अब इसमें कुछ नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे और कुछ शेयर स्ट्रेसेस होंगे। तो वो कहता है कि ये प्रिज्मेटिक अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार, यानी कि आप इसको आगे, मैं आगे कहा था ना आपको, आगे लेके चले जाएं, पीछे लेके चले जाएं। तो ये इसमें टोटल ये सेक्शन कहीं भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये सेक्शनिंग आपकी प्रिज्मेटिक है, इस एक्सिस के अलोंग आपकी मूवेबल है, आप कहीं भी वो कर सकते हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। थ्रू आउट इट्स लेंथ पे आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द मटेरियल ऑफ द बार इज बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मैंने आपको बताया था होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक में क्या फर्क है। होमोजीनियस इज लाइक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो थ्रू आउट सेम होंगी, उनके पार्टिकल्स अलाइन होंगे, एंड इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। Then when the load P is applied to the bar throughout the centroid of its cross sectional area, centroid यानी कि सेंटर से गुजर रहा है, the bar will deform uniformly throughout the central region of its length। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो बार है, ये वाली बार जो है, ये सेंट्रल रीजन से उसी तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसने इसको वर्टिकल रखा हुआ, ठीक है। इधर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो हॉरिजॉन्टल, आप इसको वर्टिकल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ वैसे समझाने के लिए कि सिर्फ आपने इसके ऊपर नहीं रहना। आपकी एक्सिस इस तरह, आपकी जो बार है, ये वाला बार, इसको बार कहते हैं, ये आपका किस तरह, ये आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो इस चीज़ में परेशान नहीं होना, ये इसको आपने अप्लाइड फोर्स की यूनिफॉर्म, इसकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो ये जो चीज़ है उसने कहा कि इस तरह है, जैसे कि फिगर 1.212b में है कि ये जो है इसका डिफॉर्मेशन हो रही है। ठीक होगी बात। तो इस तरह करते हुए आपने चलना है। रियलाइज दैट मैनी इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बी अप्रोक्सीमेटेड एज बीइंग बोथ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। स्टील फॉर एग्जांपल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टल्स इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली स्टील इज वन काइंड ऑफ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो थ्रू आउट इट्स लेंथ सेम है, और पार्टिकल्स भी जो है वो प्रॉपर अलाइन है। यानी कि अलाइन का मतलब ये होता है कि दूसरे के पीछे है, ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर में है या एक दूसरे के वो है, तो क्लोजली पैक्ड है, एक ही तरह का इसका जो है बिहेवियर है थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक होगी बात। तो दैट इज वेरी मच लार्जर देन अ सिंगल क्रिस्टल एंड द अबव assumption regarding the material composition is quite realistic। तो वो कहता है कि अभी हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम इसको इसी तरह ले रहे हैं, क्योंकि आप सबसे पहले कुछ assumptions करते हैं ताकि उसका बिहेवियर पता चल सके। और क्योंकि स्टडी जो है ना वो काफ़ी कन्फाइंड होता है, ऐसा नहीं होता कि आप एक स्टडी कर रहे हैं तो वो सब के लिए ही एप्लीकेबल हो। तो यू हैव टू पुट द लिमिट्स इन बिटवीन। इसी तरह से डिज़ाइन में भी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो जो जब आप डिज़ाइन करने लगते हैं ना, तो हर डिज़ाइन की एक लिमिट होती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे बच्चे हमेशा इस चीज़ को मिस करते हैं कि इन डिज़ाइनिंग यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा जो बात कर दी वो हर तरह के फेसेस, हर तरह के डायरेक्शंस और हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए वो एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होता। और आप जो है हर चीज़ को एक प्रॉपर अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है। Note that an isotropic material such as wood have different properties in different directions, and although this is the case if the grains of the wood are oriented along the bar's axis, as for instance in the typical wood board, then the bar will also deform uniformly when subject to the axial load P। यानी कि वो ये कह रहा है कि अभी तो हमने ये स्टील लिया हुआ है, अगर वुड ले लें, वुड बेसिकली एनिसोट्रोपिक मटेरियल है, यानी कि कुछ देर के बाद उसके जो मटेरियल्स हैं उनकी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, एक दूसरे के पीछे नहीं रहते। तो वो कहता है कि वुड को भी आप कुछ हद तक जहां मटेरियल्स कंबाइन होगी, कुछ एक शेप दे रहे हो, जो यूनिफॉर्मिटी दे रहे हो, उस जगह पे आप उसको कट करके उस रीजन में तो एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन वुड एज अ होल इज नॉट आइसोट्रोपिक, इट्स एनाइसोट्रोपिक। तो वो कहता है कि अगर आपने लेना है तो फिर कुछ उसका सेक्शन एग्जामिन करके जहाँ पे यूनिफॉर्म हो, उसकी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो वहाँ पे आप उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे और उसके मुताबिक आप जो है उसके ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज है, जो कि सिर्फ आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस पे है, उस पर एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। अब है जी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो अब इसमें मैं एक आपको बात बता दूं कि आप जब भी स्ट्रेस की चीज को लेते हैं तो आप हमेशा एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ही ले रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप उसको कहीं से सेक्शन करें, अब अगर आप उसको सेंटर से सेक्शन करें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, आपको शायद याद होगा, जब मैं ये करा रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि मेरे पास अगर फर्ज करो ये बार है और मैंने अब ये मैंने वर्टिकल बार ले लिया, ठीक है, और मेरी जो फोर्स हो गई इसके अंदर, वो कुछ ऐसे करके हो गई, यूं करके हो गई। तो अगर आप इसका सेक्शन करेंगे सेंटर से, फर्ज करें, तो इसका जो अबव सरफेस होगा उसके ऊपर फोर्स जो है वो
जो स्ट्रेसेस होंगी वो वैल्यूज अलाइन इस तरह हो रही होंगी, काफ़ी सारे उसके पॉइंट्स होंगे, ये पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, काफ़ी सारे उसके लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। तो इन सारों को आप रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद आप क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स बन जाती है तो एक तरह का ये एक सब का नेट इफेक्ट है। तो इसलिए जब भी स्ट्रेस की बात की जाएगी तो स्ट्रेस की जो लाइंस हैं वो इस रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी, तो इसलिए उसको एवरेज का नाम दिया गया है, बिकॉज इट्स अ नेट इफेक्ट, ठीक है। इफ वी पास अ सेक्शन थ्रू द बार and separate it into two parts, then the equilibrium requires the resultant normal force at the section to be equivalent to P, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आप इसको सेक्शन करेंगे, उसने बताया भी है 112C, तो उसने कहा कि जब इसको सेक्शन करेंगे तो आपकी जो इंटरनल फोर्स होगी, जो कि एक ऑब्वियसली इसका एक रिएक्शन आ रहा होगा उस चीज का, तो वो उसके इफेक्ट की वजह से कोई ना कोई उसकी जो फोर्स होगी वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब उसने ये इधर से इसका रीजन ऑफ सेक्शन ले लिया, हालांकि इधर से भी ले सकता था, उसने नीचे वाला एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर किया, अपर वाले को फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर जब हम इसकी जो है वो सेक्शन करेंगे तो फिर आप अपर वाला पोर्शन लेंगे, ये फर्स्ट पर जिस तरह इसने ये सेक्शन किया है, इसको एक्सटर्नल लिया है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे देख रहा है, तो इससे नीचे वाला पोर्शन लिया है। जब ऊपर वाला आप पोर्शन लेना चाहेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, ये वाला फर्ज करें, मैं इस बीच वाले को ए दे देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, तो अभी आप ए को देख रहे हैं बिकॉज आपने उसकी सरफेस के ऊपर उसका इफेक्ट देखना है, फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स कौन सी, जो रिएक्शनरी बेसिकली इंटरनल लग रही है। और इसी तरीके से जो पी है इसका जब आप देखेंगे तो आपका अपर रीजन जो होगा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, ठीक है। तो इसलिए उसने नीचे वाला लिया तक, क्योंकि वो इफेक्ट इसका रिएक्शनरी तौर पे देखना चाह रहा है, बिकॉज रिएक्शनरी होगा तो फिर स्ट्रेस होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ये ले लिया उसने, क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लिया, इंटरनल फोर्स ये एन जो है वो पी के बराबर ले लिया, एन जो है वो पी के बराबर ले लिया, वो क्या क्या होगा, जो एग्जैक्टली इसका रिएक्शनरी होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एन इज बेसिकली कंसीडरिंग एज द इंटरनल फोर्स। एक टर्मिनोलॉजी का फर्क है, एब्रीवेशन का फर्क है, और इस तरीके से वो आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक कहानी हो गई। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं ताकि आपको जो है वो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती रहे साथ साथ, ठीक है। इधर इस वजह में इस दूसरी तरफ इसलिए फाइल खोली हुई है ताकि आपको यहाँ से जो है वो डायग्राम दिखा दूँ और दूसरी साइड से इसकी कुछ थ्योरी पढ़ लें। एज अ रिजल्ट अब होता क्या जी, अब उसने कहा कि हाँ, अब वो कहता है कि यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन हुई, इट इज नेसेसरी दैट द क्रॉस सेक्शन बी सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। उसने कहा जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो एक नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी अंदर एंटर हो रही होगी। एज अ रिजल्ट ईच स्मॉल एरिया डेल्टा ए ऑन द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स डेल एन, ठीक है। अब उसने ये कहा, एज उसने कहा कि डेल एन जो है वो क्या होगा मेरे पास, क्योंकि हमने ये बात की है कि जो स्ट्रेस होती है वो उस रीजन पे इंटेंसिटी को शो करती है, ठीक है। और हमने ले लिया डेल ए। अब ये देखें, ये एक छोटा सा डेल ए ले लिया है इसने, ये छोटा सा डेल ए ले लिया है, तो इस तरफ से दिखाते हैं, ये देखें ये डेल ए है, ठीक है। तो अब ये जो डेल ए है इसके अंदर इसके अगेंस्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास एग्जैक्टली उतनी होगी जितना ये एरिया आपने पॉइंट ऑफ कंसर्न लिया है, ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है। ये तो ये इसने वाई ले लिया, ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो कहने का मकसद क्या है कि ये मेरे पास एन है और ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेस हो गई, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जो नेट इफेक्ट है, रिजल्टेंट है। तो ये बेसिकली क्योंकि हमने स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेस की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो बनेगी डेल एन इज इक्वल टू सिग्मा डेल ए, उसका प्रोडक्ट, यानी कि एक फोर्स जो कि डेल एन भी बेसिकली रिएक्शन फोर्स ही है ना, तो डेल एन जो है वो रिएक्शनरी फोर्स है और वो एक्चुअली डिपेंड कर रही है एक स्ट्रेस सिग्मा पे और साथ डेल ए पे। तो अब ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि एक्चुअली वो उस रीजन पे कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे तो फिर शेयर स्ट्रेस की बात आएगी। अभी फिलहाल तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, बिकॉज ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, रिएक्शन लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया जो आप ले रहे हैं। इसमें डेल ए जो है, डेल इज प्रेजेंटिंग द स्मॉल एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया, इसलिए इसको डेल ए लिखा गया है। बात आ रही है समझ। Figure 112 and the sum of these forces acting over the entire cross section must be equal to the internal resultant force at the point section C, ठीक है, at the section, ठीक है। वो ये कहता है कि अब ये आप सम ऑफ दीज फोर्सेस करें, अब ये सारी फोर्सेस करें
over the entire cross section must be equal to the internal resultant force P and the section. ठीक है, इंटरनल ये बेसिकली रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए एन की वैल्यू. ठीक है, इफ वी लेट डेल ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, अब सिर्फ क्या कर रहा है कि वो स्मॉल शो करने के लिए एरिया उस डेल ए को डी ए में कन्वर्ट कर रहा है. एंड देयरफॉर अब ऑब्वियसली जब देखें इधर आप डी लगाएंगे तो इधर भी डी आ जाएगा ना, तो इसलिए डेल एन भी कन्वर्ट हो जाएगा. डेल इज ये जो डी लिया हुआ ये डेरिवेटिव है. अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो व्हाट इज डेरिवेटिव, एक्चुअली इट्स अ चेंज. ठीक है, ये चेंज को शो करता है, यानी कि आगे वाली वैल्यू क्या थी और पिछली वैल्यू क्या थी उसके डिफरेंस क्या लेता हूं. ठीक है, देन रिकॉग्नाइजिंग डेल, रिकॉग्नाइजिंग सिग्मा इज कांस्टेंट वी हैव. ठीक है, वो कहता है कि अगर इस तरह हो जाए तो हम कहेंगे सिग्मा एक खास कांस्टेंट वैल्यू है जो इन दोनों को रिलेट कर रहा है. ठीक है, अब सिग्मा कांस्टेंट क्यों कह रहा है, बिकॉज सिग्मा इसलिए कांस्टेंट कह रहा है बिकॉज कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द एक्सिली लोडेड बार वो यूनिफॉर्म. बात आ रही है समझ के नहीं, हमने यूनिफॉर्म की एक ली हुई है असम्पशन कि भाई यूनिफॉर्म होगा अलोंग द लाइन. आप प्रिज्मेटिकली उस रीजन को कहीं पे भी लेके जाएंगे तो आपका स्ट्रेस की वैल्यू सेम कांस्टेंट होगी. ठीक है जी, अब ये है एफ. अब जी अब क्या कर रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम बेसिकली लेना चाह रहे हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देखना चाह रहे हैं तो आप यहां से अगर नोट करें तो आपको नजर आएगा एफ आर जी, यानी कि फोर्स का रिजल्टेंट जो इन जी डायरेक्शन, इसका मतलब है फोर्स इसका रिजल्टेंट इन जी डायरेक्शन. ठीक है, तो अब आप देखें फोर्स का रिजल्टेंट, फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो एन होगा ना, बेसिकली एन है उसका रिजल्टेंट, तो एन है जो कि जी डायरेक्शन में है, एक ही है जी डायरेक्शन में ही है. ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया. तो वो कहता है कि पॉजिटिव हमने ऊपर लिया हुआ, नेगेटिव हमने नीचे लिया हुआ है. उसने एजम्पशन किया जी की कि जी में अबव जो है जी की डायरेक्शन जो है वो इज पॉजिटिव, अगर उसको नीचे लेंगे तो नेगेटिव. सिर्फ अभी एन की बात हो रही है, बाकी पी से इसको नहीं करना बिकॉज पी इज ऑब्वियसली एक्टिंग ऑपोजिट. ठीक है, तो डी एन. ठीक है, डी एन. अब ये क्या लगाया है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का साइन है. इंटीग्रेशन इसलिए कहते हैं कि आपने देखा कि ये तो अपना इस सेंटर पॉइंट पे एक्चुअली है, लेकिन हो सकता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके एजिस पे भी हो. एक रिजल्टेंट है ना बेसिकली, तो अगर ये पूरे सरफेस पे फैला हुआ हो तो एरिया उसको इंटीग्रेट किया जाता है. ठीक है, तो इंटीग्रेट, यहां पे भी इंटीग्रेट, ये इक्वेशन यही थी डेल एन. ये इसी इक्वेशन के हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइंस लगा दिए हैं. अब जब डेरिवेटिव और जो डेरिवेटिव होता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होता है इंटीग्रेशन होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और इवेंचुअली क्या चीज रह जाएगी, एन रह जाएगी. ठीक है, एन इज द रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स. ठीक है, और इसी तरीके से ये यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा बिकॉज दिस इज इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ये जो है ना एफएससी की मैथमेटिक्स है, ये देख लीजिएगा. तो एन इज इक्वल टू सिग्मा ए. अब जो सिग्मा हो गया इज इक्वल टू एन बाय ए. तो फाइनली दिस थिंग इज एक्चुअली द स्ट्रेस. अब आप जब भी ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये याद रखिएगा, जब भी आप ये चीज लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे तो आपको ये जहन में आ जाना चाहिए कि दिस इज द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. ये याद रखिएगा, हमेशा एवरेज ही होगी, एक एवरेज की पॉइंट है. ठीक है, तो सिग्मा इज एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया बार के लिए अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो. ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू एन इज इंटरनल रिजल्टेंट फोर्स, नॉर्मल फोर्स व्हिच एक्ट्स टू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एंड इज डिटरमाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शंस इन द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर इक्वेशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की, एंड फॉर वेयर फॉर दिस केस एन इज इक्वल टू पी. वही होगा पुराना, यानी कि जितनी अप्लाइड फोर्स है उसका रिएक्शनरी फोर्स लगी रही होगी. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार वेयर सिग्मा इज डिटरमिन्ड. ठीक है, अब वो कहता है कि ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ये इस पॉइंट पे ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही होगी. बात आगे समझ आपको. ठीक है, तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट अबाउट दिस होल स्ट्रेस एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब आते हैं आगे इक्विलिब्रियम पे. द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फिगर 1-2. ठीक है, फिगर 112 जी 112 खोलें जी 112 कौन सा है, यही है मेरा ख्याल है. ठीक है, सॉरी. ठीक है जी, फिगर 112 फिगर जी ये है जी फिगर 112. ठीक है, अब ये इसके मुताबिक वो कहता है कि आप बनाएं, क्या बनाएं जी, आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं.
तो आप देखें कि this indicates that only a normal stress exists on a small volume element of material located at each point on the cross section. अब कहता है कि वो यहाँ पे देखें, आप गौर करें कि ये एक क्रॉस सेक्शन पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी नॉर्मल स्ट्रेस की वो एग्जिस्ट करेगी छोटे वॉल्यूम पे। अब ये तो अभी वैसे एग्जम्पशन लीजिए ना, तो अक्रॉस द लेंथ पूरा वेरी करेगा, सेम रहेगा, लेकिन आप प्रिज्मेटिकली कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, पहले भी बात बताई थी। दस इफ वी कंसिडर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मटेरियल, बिकॉज अभी आप देखो सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रही है, तो एक हम सिर्फ वर्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाएंगे, एंड देन एक अप्लाई द इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम टू इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनी भी है ऑलरेडी, ये देखेंगे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये यहाँ से चलो इसको मजीद देख लो। वो कहता है स्ट्रेस ऑन एन एलिमेंट। अब आप स्ट्रेस को अगर देखें तो ये है, तो अब जब इस तरह नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे क्या लग रहा होगा, इसका एग्जैक्टली रिवर्स, ठीक है। तो स्ट्रेस भी एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लेके आने की कोशिश करेगा। फोर्सेस तो ले आ रही हैं, स्ट्रेस भी आपस में जब तक कुछ नहीं होगा तो स्ट्रेस ने एक दूसरे को बैलेंस आउट किया होगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ जेड, बिकॉज देयर इज ओनली वन फोर्स इन जी डायरेक्शन, तो इसलिए या वन स्ट्रेस एलिमेंट इन जी डायरेक्शन इन द स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो द समीशन एफ जेड इज इक्वल टू 0 कर देंगे, जिसमें आपके पास सारी फोर्सेस आ जाएंगे। समीशन एफ जेड कैसे लिखेंगे, वैल्यूज कैसे एफ की निकालेंगे, आपके पास तो खाली ये है, तो आपने क्या करना है, इसको स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगी फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस सरफेस माइनस, बिकॉज इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो साथ माइनस आ जाएगा, दिस इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि बेसिकली होंगे तो दोनों सेम ही, इज डेल ए इज इक्वल टू 0, तो एग्जैक्टली सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश, यानी कि वही एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में वो ये सिर्फ इक्वेशन इसलिए दिखाई कि इक्विलिब्रियम में ये चीज रहेगी इवेंचुअली, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली चीज फ्री बॉडी डायग्राम इसकी आप ये बना सकते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये है फोर्स के लिए, ये जो है ये स्ट्रेस की शो कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है जी अब देखें यहाँ पे कि हो क्या रहा है। अब यहाँ से आपने पी लगाया तो आप ये देखें कि आपकी एग्जैक्टली लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको अपोज करेंगी। अभी ये फोर्स ही है, तो बेसिकली फोर्स ही है जो इंटरनल लग रही है, इसलिए इसको, लेकिन ये कौन सी है, रिजल्टेंट इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे है, तो ये तो फॉर्मूला इसका साथ आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें कि एग्जैक्टली इधर स्ट्रेस क्या लग रही होगी इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से वो ये स्मॉल एरिया है, ठीक है, और वो सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है ये बॉडी टेंशन में है, एग्जैक्टली द पॉइंट, एग्जैक्टली विद द पॉइंट, ये टेंशन में है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइंस हैं स्ट्रेस की ये अवे फ्रॉम द बॉडी है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कहता है कि अगर आप पी इस तरफ लगा दें तो आपका डायरेक्शन एग्जैक्टली इस तरफ लग रहा होगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका रिएक्शनरी फोर्स होगी, जो एग्जैक्टली अपोज कर रही होगी पी को, और उस फोर्स की वजह से वो फोर्स एक बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर रही है, लेकिन उसको हम क्योंकि वो एरिया के साथ एसोसिएटेड है इसलिए हम उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो ये कंप्रेशन में ये जो ब्लॉक होगा ये कंप्रेशन में इवेंचुअली होगा, ठीक है जी। बस इसने यही बात की हुई अंदर सारी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अब वो कहते हैं although we have built this analysis for the prismatic parts, prismatic होते हैं जो कि along the length आप मूव कर सकें, prismatic, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन जिसको कहते हैं। आप एरिया को स्लाइडिंग मोशन में कहीं भी कर सकते हैं ना, तो वो यूनिफॉर्म ही होगा इस वाले केस के लिए अभी जो हमने बताया। तो दिस assumption can be relaxed somehow to include bar that have a slight taper, ठीक है, स्लाइट टेपर यानी कि हल्का सा उसको आपने किसी एंगल पे किया हुआ है, यानी कि फर्ज करें ये मेरे पास एक फर्ज करें ये एक बार है, तो आपने हल्का सा उसको टेपर किया हुआ है, ऐसे हल्का सा टेपर किया हुआ है, और ये आप चेक करें कि ये ओरिजिनल एक्सिस से किसी एंगल पे है, ये किसी एंगल पे है, फर्ज करो मैं कहता हूँ दिस इज थीटा पे, ठीक है ना। तो वो कहता है हल्के से टेपर के कोण में अज्यूम कर लेते हैं कि अभी कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, ताकि हमारा एनालिसिस जो है वो इजीली हो जाएगा। तो theory of Flash for the tapered bar of rectangular cross section where the angle between the two adjacent sides is 15 डिग्री। वो कहता है कि दो साइड्स के बीच में ये साइड के बीच में फर्ज करें 15 डिग्री का एंगल है, दैट मीन नॉर्मल सर्फेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस। कहता है हम एज्यूम करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट करके करेंगे, और लेकिन मसला ये कहता है कि इज ओनली 2.2% लेस देन इट्स वैल्यू फाउंड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। तो यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार इज नेसेसरी टू फॉर्म दिस इक्वेशन। लेकिन वो कहता है कि अगर आप इससे दूसरे किसी छोटे से एंगल से डिफरेंस से भी निकाल लेंगे तो आप चेक करेंगे कि थोड़ा बहुत 2.2% लेस होगा देन द एक्चुअल वैल्यू फाउंड। यानी कि आप जो निकाल रहे होंगे वो एक्चुअली प्रैक्टिकली उतना नहीं होगा और उससे थोड़ा सा डेविएट होगा, लेस होगा। ठीक है, आगे चल के इसको रिज्यूम करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आ रहा है। अब है जी maximum average normal stress. For our analysis, both the internal force and the cross-sectional area were constant along the longitudinal axis of the bar, and as a result, the normal stress is also constant through the bar length. ठीक है, तो उसने मैंने आपको ही बताया, जो उसने भी अभी बात की है कि भाई जब आप ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार ले रहे हैं, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार यानी कि कोई एंगल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर तरफ से वो रेक्टेंगुलर की ही लेंथ और विड्थ में है, यानी कि कोई और शेप नहीं बना रहा, तो हम इसको ये देखेंगे कि आपकी स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट थ्रू द बार। ठीक है, देखो इसमें 3-4 अजम्पशंस हैं, वो याद रखना बड़ा जरूरी है। एक ये है कि हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए, दूसरा ये है कि हमारे पास आइसोट्रोपिक होना चाहिए, और तीसरा ये है इस वाले केस के लिए जो हम ये फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द लेंथ बिल्कुल सेम होना चाहिए, और आपने जब उसको, क्योंकि आप उसको सेक्शन करें तो वो प्रिज्मेटिक हो, उसका जो एरिया प्रिज्मेटिक हो, अगर उस पर पूरी अलोंग द लेंथ मूव करें तो वो सेम ही हो, तो उस केस में स्ट्रेस की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द बार्स लेंथ। ओकेजनली वो कहता है occasionally however the bar may be subjected to several external axial loads or a change in its cross sectional area may occur as a, वो एक्सटर्नल, आप कहता है कि वो कहता है एक्सटर्नल लोड्स भी आप चेंज कर सकते हैं और आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट द नॉर्मल स्ट्रेस विद इन द बार में बी डिफरेंट फ्रॉम वन सेक्शन टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो वो कह रहे आप फिर क्या करेंगे, आप सेक्शन ले रहे होंगे, अब आप चेक कीजिएगा आपकी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो हर सेक्शन के अगेंस्ट चेंज हो रहा होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक मैंने ये डिफरेंट एरिया की मैंने एक बार ले ली है, ये मैंने डिफरेंट एरिया की मैंने एक बार ले ली है, तो अब मैं देखूंगा कि आप जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब जहाँ भी सेक्शन करेंगे इस पूरे रीजन में तो सेम होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब वो फोर्सेस को चेंज करेगा, फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही होंगी, तब भी नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। आपको सेक्शन देखने पड़ेंगे, सेक्शन बना के देखना पड़ेगा। एंड इफ द मैक्सिमम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इज टू बी डिटरमाइंड देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन वेयर द रेशियो n over a इज मैक्सिमम। तो कहते हैं कि अगर आपको नोट करना है कि भाई कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही है, तब आपको ये रेशियो n/a को हर तरफ से सेक्शन करके देखना पड़ेगा और आप फाइंड आउट करेंगे कि भाई एक्चुअली किस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम लग रही है। ठीक है, तो एग्जांपल अगली जो है मैं आपको यही बताएगा कि भाई एक्चुअली डिफरेंट एरियाज के ऊपर, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के ऊपर हमने एक्चुअली वो कैसे फाइंड आउट करना है और स्ट्रेस को कैसे एक्चुअली चेक करना है कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, वंस द इंटरनल लोडिंग थ्रू द बार इज नोन द मैक्सिमम रेशियो कैन बी देन आइडेंटिफाइड। वो कहता है इंटरनल लोडिंग को पहले चेक करना पड़ेगा कि इंटरनल एन जो है वो एग्जैक्टली मैनी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कैसे है, क्या वैल्यूज है उसकी, तो ही आपको स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली बिकॉज क्योंकि स्ट्रेस की जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू n/a है, और वो n/a जो है फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट सम इंस्टेंट के लिए है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं आगे ताकि हम अपनी ये स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। एक एग्जांपल करा रहा हूँ, इसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करें और देखें कि एक्चुअली जो है वो हमारे पास ये परफॉर्मेंस कैसे हो रही है या स्ट्रेस की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। आपने क्वेश्चंस करने हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो जब हम फिजिकल में आएंगे तो क्वेश्चंस भी डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी सही। ठीक है, लेकिन अब टिल मैं अभी ये एग्जांपल करा देता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम दूसरे में देखेंगे। ठीक है जी, तो अब ये हम एग्जांपल करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में उसको फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे। एग्जांपल क्या कहते हैं जी, एग्जांपल 1.5 कह रही है द बार इन द फिगर 115a हैज अ कांस्टेंट विड्थ ऑफ 35 mm। ठीक है जी, विड्थ उसने बता दी 35 mm एंड अ थिकनेस ऑफ 10 mm, यानी कि उसकी जो 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 कितना या फैला हुआ है वो कितना 10 mm, यानी कि पीछे कितना वो पूरी एक तरह का बार है ना हमारे पास। तो ये विड्थ कितनी आ गई, ये 35 mm की। तो थिकनेस को नहीं दिखा सक रहा बिकॉज वो पीछे की तरफ है, इनसाइड योर कीबोर्ड स्क्रीन है,
तो इसलिए वो दिखा नहीं पा रहा, तो वो 10 mm है, ठीक है। डिटरमिन द मैक्सिमम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू द लोडिंग शो, ठीक है। अब आपको समझ आएंगी चीजों की। वो कहता है एवरेज मैक्सिमम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस बताओ, ठीक है। तो एक तो था ना कि हम अभी अब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे थे, अब वो कहता है मैक्सिमम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालो। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस तो है ही है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस को भी आप एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस ही कहेंगे, ठीक है। आप कहीं भी बात करेंगे तो कहीं आप नहीं कहेंगे सर इट्स बेसिकली एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम उसको एवरेज लेते हैं बिकॉज आप उसका एक फाइनली रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिटरमिन द मैक्सिमम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू द लोडिंग शो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ से इसको आपने एक रोप से बांधा हुआ है, इसको यहाँ से रोप से बांधा हुआ है, और ये पॉइंट्स हैं दोनों, एक बी है सी है, इधर 9 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर 4 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, और इधर 12 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, और इधर 22 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब आपने देखना है, अब वो कहता है कि इस पूरे बार में हम निकालें कि भी एवरेज नॉर्मल कहाँ बने, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है ना, कहीं कहीं पे देखें ये इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे वो डिफरेंट स्ट्रेस की वैल्यू होंगी, ठीक है ना। तो वो कहता है मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकालें, कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है। तो 12 किलो न्यूटन जो है इधर से लग रहा है। अब पहले आपने क्या करना है, अब बेसिकली करना है कि आपके पास ये पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी एंड डी, अब ये यहां से यहां तक तो नॉर्मल ही है ना, यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म ही है ना, और बी टू सी भी यूनिफॉर्म है और सी टू डी भी यूनिफॉर्म है। तो आप यूनिफॉर्म वाले जो पोर्शन है उस पे सेक्शन कर दें, ठीक है। इधर सेक्शन कर दें बी पे, सी पे सेक्शन कर दें। तो अगर बी पे सेक्शन करेंगे तो ए और बी में निकालेंगे ना, तो वो एक ही बात होगी, कहीं भी इस पूरी लेंथ पे कहीं भी प्रिज्मेटिकली एरिया को मूव करा दे तो सेम ही होगा ना स्ट्रेस, आगे जाके चेंज होंगे बिकॉज आगे लोडिंग डिफरेंट हो रही है, आगे एरिया डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो इधर से जो आप देखेंगे तो एन ए बी, बिकॉज ए बी है तो 12 इधर है, तो एग्जैक्टली इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 9 ए बी जो कि 12 लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इधर है ना। अब सेक्शन कर दें, आप अगले को छोड़ दें, अगले को भूल जाए, बी से आगे समझे कुछ है ही नहीं, बस आपने बी पे इधर सेक्शन करें और ए बी को देखें। तो 12 इधर है, एग्जैक्टली इधर होना चाहिए, तो एन ए बी 12 बन गया इसके लिए। कौन सा रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स कह लो, वो नॉर्मल फोर्स वैसे कह रहा होता है इसको, इसलिए एन यूज कर रहा होता है बार बार, ठीक है। अब यहां तक तो देख लिया ना, ये देख लिया। अब आप क्या करें, अब बी पे सेक्शन हो चुका है ना, अब सी पे कर देना, तो क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच में निकल आएगा, ठीक है। तो अब कैसे होगा, ये 12 किलो न्यूटन है, ठीक है जी, और यहां पे कितना लग रहा है, ठीक है। यहां पे टोटल मिला के कितना लग रहा है, 9 + 9 कितना हो गया, इट्स लाइक 18, ठीक है, 18 हो गया। 18 क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये वाली दोनों, इसको अभी साइड पे छोड़ देना, एक ये और एक ये सारी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कितने हो गए लोडिंग, एक ही डायरेक्शन में होगी, ऐड करके 30 ना हो गई, तो ये टोटल इफेक्ट 30 है ना, तो एग्जैक्टली 30 इधर लगना चाहिए ना, तो एग्जैक्टली 30 उसने यहाँ पे लगा दिया। बात आ रही है समझ। तो ये बी सी, अब ऑब्वियसली डी भी है, तो अब ए बी भी ले लिया, बी सी भी ले लिया, और अब सी डी भी ले लिया। सी डी लेंगे तो अब ये दोनों इफेक्ट जो है 9 + 9 ये 30 हो गया, और ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, तो 8 हो गया, तो 30 - 8 ये एनसीडी पे के इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, इस वाले एरिया के ऊपर वो पड़ रहा होगा 22 किलो न्यूटन। अब ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रेस, ये सॉरी ये नॉर्मल फोर्स की डायग्राम है जो कि रिएक्शनरी है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि भाई इस जगह पे 12 है, कुछ एक्स इधर से एक्स चल रहा होगा, और कुछ उसके बाद फिर ये इंक्रीज किया, अब 30 चला गया, और उसके बाद फिर 22 नीचे आ गया। तो ये बता रहा है इस फोर्स की, रिएक्शनरी फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बेसिकली नॉर्मल है, ठीक होगी बात। पहले 12 हुआ, फिर इंक्रीज कर गया, देखें ग्राफ को देखें ना, ये इंक्रीज करके ये 30 पे चला गया, बिकॉज इधर एनबीसी इज 30। अब फिर ये नीचे आया आफ्टर सम टाइम, बिकॉज ये लेंथ इंक्रीज ही करी है ना, तो लेंथ इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे लेंथ इंक्रीजिंग एक्स में, ठीक है। तो आफ्टर एक्स इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, आगे इंक्रीज ही कर रहा है। तो बेसिकली ये इसका छोटा सा ग्राफ बन गया, जो कि इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ग्राफ फॉर द नॉर्मल इंटरनल रिएक्शनरी फोर्सेस, ठीक है। अब जो इंटरनल लोडिंग को बता रहा है, बाय इंस्पेक्शन द इंटरनल एक्सियल फोर्सेस इन रीजंस ए बी सी एंड सी डी आर ऑल कांस्टेंट येट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। वो कहता है भाई एक बात याद रखनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कांस्टेंट वैल्यूज है, बिकॉज इट्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इधर से इधर भी यूनिफॉर्म होगा, इधर से इधर भी यूनिफॉर्म होगा, सेम होंगी वैल्यूज, लेकिन हाँ इन रीजंस में चेंज होंगी बिकॉज लोडिंग चेंज हो रही है, ठीक है।
अब वो कहता है फ्री बॉडी डायग्राम में देखा तो नॉर्मल फोर्स डायग्राम, अब ये सारा चेक कर लिया, अब इफेक्ट जो है वो फाइनली आपने ये देख लिया कि यहाँ पे कितने कितने लगे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, द लार्जेस्ट, अब ये कहता है कि विच रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ग्राफिकली इज शोन इन फिगर 1.15c। अभी 15c ये सी ग्राफ देखें आपने, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा उसको, विच रिप्रेजेंट्स द, हाँ, द लार्जेस्ट लोडिंग इज इन द रीजन बीसी। ठीक है, वो कहता है कि बीसी में बिकॉज इंटरनल रिएक्शन फोर्स 30 इज लाइक लार्जेस्ट, 22 भी कम है, 12 भी कम है, बिकॉज स्ट्रेस इज एन बाय ए ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो जितना आपका रिएक्शनरी फोर्स ज्यादा होगी उतना आपका स्ट्रेस ज्यादा लग रहा होगा। तो उसने कहा कि देखा वेयर एनबीसी इज 30 किलो न्यूटन, सिंस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट क्या उसने कह दिया है, लेकिन बस लोडिंग चेंज होने की वजह से एरिया कांस्टेंट है। फिर करेक्शन कर लो, पहले मैंने कहा था एरिया डिफरेंट हो रहा है, इट इज नॉट डिफरेंट, इस पॉइंट पे यूजुअली थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज लोडिंग लग रही है, तो लोडिंग की वजह से थोड़ा सा, since area of the bar is constant, the largest average normal stress also occur within the this region of the bar। तो जब आपने देखा कि ये 30 किलो न्यूटन लग रहा है सबसे मैक्सिमम है, तो स्ट्रेस की वैल्यू भी इधर मैक्सिमम होगी, और आप फाइंड आउट करेंगे 30 to 10 raised power 3 बिकॉज इस किलो, इसको डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी इन न्यूटन्स, और एरिया आ जाएगा, एरिया बिकॉज इट्स इन एमएम है मेरे ख्याल में, शायद यस एमएम में है, तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दें तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है सिग्मा BC इज एक्चुअली 85.7 मेगा पास्कल। अब कन्वर्ट कर लीजिएगा, मेगा में कन्वर्ट कर लें। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिंग ऑन द आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार विद इन रीजन इज फिगर 1.15d। उसने कहा कि अब ये फाइनली उसने बना दिया, और उसने ये कहा कि ये फोर्स है, तो इस एरिया पे बेसिकली जो स्ट्रेस लग रही होगी वो 85.7 है। अगर इसको एग्जामिन करें पूरी बार को या इसको पूरे रोप को, इसके साथ कनेक्शंस को, तो BC रीजन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस के अंदर होगा, और इस रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस लग रही होगी बजाय दूसरे रीजन के। ठीक है, तो कुछ चांसेस ये हैं कि BC रीजन के अंदर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होगा, वो देखेंगे आगे चल के वो एक्चुअली फ्रैक्चर की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपने अगले क्वेश्चन करने हैं, फिगर 1.6 भी करनी है, कोशिश करें इनको और करते चले जाएं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। हाँ, ऑब्वियसली सम नॉलेज यूज होगा अबाउट योर स्टैटिक्स, लेकिन उसको आपने साथ साथ लेके चलना है। कोशिश करें, ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये अटेम्प्ट करेंगे, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर स्ट्रेस की तरफ आऊंगा, जो कि एग्जैक्टली 1.5 टॉपिक है, और उसको हम इंशाल्लाह जो है ना जरूर देखेंगे, ताकि आपको शेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो जाए कि भाई कैसे इसमें शेयर स्ट्रेस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। अब टिल यहाँ तक क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्मल स्ट्रेस करते चले जाएं, और ऐसा भी कोई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोई फोर्स जो होगी वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी फोर्स, जो कि नॉर्मल फोर्स होगी, बिकॉज नॉर्मल फोर्स होगी तो स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी, तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे, अपनी वैल्यूज निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? स्टैटिक्स के नॉलेज से। इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जब अननोन फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, मैक्सिमम अपनी एफर्ट लगाएं। ठीक है, बिकॉज कि हम हर क्वेश्चन तो यहाँ पे डील नहीं कर सकते, स्पेशली ऑनलाइन में। ठीक है, तो आप कोशिश करें, क्योंकि हमने थोड़ा सा फास्ट भी मूव करना है। बेसिक नॉलेज अपने पास रखो और इंशाल्लाह मूव करते जाओ। स्टैटिक्स थोड़ी सी रिवाइज होगी, उसको जहन में लाजमी रखना है। ठीक है, तो हमने आज कुछ ये नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस और इस तरीके से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें देखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शेयर स्ट्रेस की तरफ चलेंगे, उनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब टिल यहाँ तक मैं साइनिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ, और इंशाल्लाह क्वेश्चंस को फिर इंशाल्लाह फिजिकल में डील करेंगे। और आप मुझे वैसे भी, आपको पता तो है, आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो या ईमेल सोर्स उसमें भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।